हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां से चीन और पाकिस्तान को दे दिया बहुत बड़ी चेतावनी। जी हां, कह दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। जी हां, इतनी सी बात सुनकर पाकिस्तान और चीन को लगी तगड़ी वाली मिर्ची। बताएंगे दोस्तों मोदी जी के इस नसीहत के पीछे सबसे बड़ी वजह, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज होने वाली है मुलाकात। बताएंगे क्या रहने वाला है सबसे बड़ा मुद्दा, और क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति उठा सकते हैं मोदी जी के सामने मुद्दा। साथ ही साथ दोस्तों 2000 के नोट को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां पर 2000 के नोट को वापस लेगी आरबीआई। ऐसे में बहुत जगह फेक खबरें भी फैलाई जा रही है। दोस्तों आपको हम सच्चाई बताने वाले हैं, जो आरबीआई का गाइडलाइन और आरबीआई ने इसके लिए नियम जारी किया, और साथ ही साथ दोस्तों सारी बड़ी खबरें बताने वाले हैं। तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम मानते हैं जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत अपनी संप्रभुता गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। जी हाँ, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दे दी बहुत बड़ी नसीहत। बता दें पूर्वी लद्दाख में भारत चीन गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और प्रतिबद्ध है। साथ ही पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दे दिया कि पड़ोसी देशों के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमा पर शांति आवश्यक है। बता दें जापानी अखबार निक्केई एशिया को दिए एक साक्षात्कार में पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत चीन संबंधों का भविष्य केवल आपसी सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हितों पर आधारित हो सकता है। उन्होंने कहा कि संबंधों को सामान करने से व्यापक क्षेत्र और दुनिया को लाभ होगा। साथ ही पीएम मोदी जी ने देश की संप्रभुता के लिए सम्मान, कानून के शासन और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ संबंध पर भी पीएम मोदी जी ने सबसे बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत सामान्य और पड़ोसी जैसा संबंध चाहता है। उन्होंने कहा कि हालांकि आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त एक अनुकूल वातावरण बनाना उन पर निर्भर है। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। जी हाँ, यानी कि चीन और पाकिस्तान का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दी बहुत बड़ी नसीहत, और यहाँ तक बता दिया है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसा तुम बिहेव करोगे वैसा ही हम तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध पर भी पीएम मोदी जी का बड़ा बयान। मोदी जी ने कहा कि इस मामले पर भारत की स्थिति स्पष्ट और अटूट है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के पक्ष में खड़ा है और आगे भी मजबूती से खड़ा रहेगा। हम उन लोगों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो भोजन, ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के कारण अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमने रशिया और यूक्रेन दोनों देशों के साथ संपर्क बनाए रखा। पीएम मोदी ने कहा कि सहयोग और जुड़ाव को हमारे समय को परिभाषित करना चाहिए, ना कि संघर्ष को। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीएम मोदी जी 3 देशों, बोले तो जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। वो जापानी शहर हिरोशिमा में G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। साथ ही वो क्वाड नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। ऐसे में दोस्तों भारत को रिप्रेजेंट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान और चाइना पर जो ये नसीहत दी है दोस्तों, और बता दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। यानी कि एक क्लियर मैसेज पाकिस्तान को दोस्तों मोदी जी ने दे दिया है कि हम अपनी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार की भारत के खिलाफ जरूरत करता है तो उसका जवाब उसी के एंगल में दिया जाएगा। ऐसे में अब तक का मोदी जी का सबसे पहला बयान पाकिस्तान और चीन को लेकर, अगर आप भी मानते वास्तव में ये बयान लगने वाला है पाकिस्तान और चाइना को मिर्ची की तरह और बौखलाना तय है, तो दोस्तों कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा, और साथ ही साथ थैंक यू मोदी जी भी कहिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आज जितना ज्यादा इसके शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक पर हमेशा की तरह बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर पीएम मोदी जी से पहले अमेरिका पहुंचेंगे राहुल गांधी। और दोस्तों जो पोस्टर जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी लगाएंगे मोहब्बत की दुकान। आपको बता दें कांग्रेसी नेता राहुल गांधी अमेरिका की 10 दिनों की यात्रा पर जाने वाले हैं। पहले कहा गया था कि वो 31 मई को रवाना होंगे, लेकिन अब यात्रा के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। वो 28 मई को जाने वाले हैं। इसी बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों को आमंत्रित
आमंत्रित किया है। पार्टी ने इसके लिए पोस्टर भी जारी किए हैं। पोस्टर में बताया गया है कि मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम 30 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसका समय शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक होना है। लोगों से यह अपील की गई है कि सेकुलर और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए लोग एक साथ आएं। कार्यक्रम से जुड़ने वालों के लिए कांग्रेस ने विधिवत कॉन्टैक्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट का लिंक भी दिया है। आप ये पोस्टर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसके अलावा राहुल गांधी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया था, जहां उन्होंने जमकर सरकार की आलोचना की थी और भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद लंदन से लौटते ही राहुल गांधी सुर्खियों में छा गए थे। पूर्व वायनाड सांसद का दौरा 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा से कुछ सप्ताह पहले हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन इस यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी करने वाले हैं। बता दें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला तेज करते हुए आरोप लगाया था कि वो भारत विरोधी टूल किट का स्थायी हिस्सा है। उन्होंने मांग की थी कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन अब जो राहुल गांधी पीएम मोदी जी के अमेरिका जाने से पहले खुद को अमेरिका लेकर जा रहे हैं, क्या ऐसे में फिर कोई मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी का बयान सुनने को मिल सकता है? क्या फिर भारत में लोकतंत्र पर वो सवाल खड़े कर सकते हैं? आपको जो भी लगता हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या कहीं इससे पीएम मोदी जी की अमेरिकी यात्रा प्रभावित तो नहीं होगी? आपको जो भी लगता है दोस्तों बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां कश्मीर में G20 की बैठक में शामिल नहीं होंगे चीन और तुर्की। पाकिस्तान के समर्थन में अब लिया है ऑफिशियल फैसला। बता दें, चीन और तुर्की कश्मीर में होने वाले G20 की बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। दोनों देशों ने G20 की बैठक को छोड़ने का फैसला ऑफिशियली अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की आपत्तियों के बाद किया है। तुर्की लगातार कश्मीर को लेकर भारत की आलोचना करता रहा है। तुर्की कई बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठा चुका है। वो कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन भी करता है, जबकि बुरे समय में, मुसीबत के समय में भारत ने उसका साथ दिया था। तो वहीं चीन तो कश्मीर का बड़ा हिस्सा अवैध रूप से कब्जा किए हुए है। 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प भी हो चुकी है। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद भी हुए थे, जबकि कम से कम 38 चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। गलवान घाटी की झड़प 4 दशकों में भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच सबसे घातक टकराव थी। ऐसे में दोनों देश अपने व्यक्तिगत हितों के कारण G20 की कश्मीर में होने वाली बैठक से किनारा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करने के भारत के कदम को गैर जिम्मेदाराना बताया था। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की आपत्तियों को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया था, उसको बेसलेस बताते हुए यानी निराधार बताते हुए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक लहजे में कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कश्मीर में G20 की बैठक को गैर जिम्मेदाराना बताया था। पाकिस्तान का यह आरोप था कि भारत G20 की बैठक के जरिए कश्मीर पर अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद भारत सरकार ने करारा जवाब भी दिया था पाकिस्तान को। वैसे में पाकिस्तान ने अपने आकाओं को मना लिया है कि वो G20 में हिस्सा ना ले, और ऐसे में चाइना और तुर्की ने ये क्लियर कर दिया है कि वो G20 में नहीं आने वाले। ऐसे में जब तुर्की जैसे देश को जरूरत पड़ती है या मुसीबत के घड़ी में होता है तो भारत उसको जरूर याद आता है, लेकिन ऐसे समय में वो पाकिस्तान का ही साथ देता है। क्या आगे से भारत कभी तुर्की के बारे में सोच सकता है? दोस्तों आपको जो भी अपनी राय लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां सेना ने घर घेरा तो इमरान ने कहा पाकिस्तान में सारे फंडामेंटल राइट्स हुए खत्म। सुन लो, मैं आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान खान हूं और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान खान के घर को पुलिस फोर्स ने घेर रखा है। पंजाब पुलिस ने लाहौर में जमान पार्क स्थित इमरान के घर की तलाशी लेने के लिए 400 जवान भेजे हैं। आरोप है कि इमरान ने घर में आतंकवादियों को शरण दे रखी है। इमरान को चेतावनी दी गई है कि वो अपने यहाँ छिपे आतंकवादियों को पुलिस को सौंप दे, वरना मिलिट्री ऑपरेशन किया जा सकता है। पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के इस रवैये से इमरान खान और उनकी पार्टी PTI के नेता खौफ जदा हैं। उन्हें डर है कि घर की तलाशी के बहाने उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में इमरान अब घर से बाहर नहीं निकल रहे, वे अपने ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट के जरिए ही अपने समर्थकों को मैसेज दे रहे हैं। परसों इमरान खान ने पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करते हुए शहबाज हुकूमत और पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधा। इमरान ने कहा कि हमारे मुल्क में आज जो डरावने हालात हैं वैसे पहले कभी नहीं थे। ये शहबाज हुकूमत लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल रही है, औरतों को बालों से घसीट रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, हमारे घर में घुस रहे हैं। मुझे बताइए इससे पहले ऐसे कभी हुआ है पाकिस्तान में? इमरान ने कहा कि मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, हमने तो नहीं देखा पिछले 35 सालों में ऐसा क्रैकडाउन। इससे तो लगता है सारे फंडामेंटल राइट्स ही
खत्म हो चुके हैं। मुल्क में अब किसी की भी हिफाजत नहीं है, चाहे जब मर्जी किसी को भी उठा लो, मगर सुन लो, मैं आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान हूँ और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। जी हाँ, आपको बता दें कि लाहौर पुलिस ने बहुत बड़ा दावा किया है कि अब तक इमरान खान के घर से 14 आतंकवादियों को पकड़ा गया है। जी हाँ, इमरान खान के घर से भागते हुए 6 आतंकी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। बता दें, पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर कैपिटल सिटी पुलिस के अधिकारी बिलाल सद्दीक कामयान ने बताया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जमा पार्क स्थित आवास से भागते हुए 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। बिलाल कामयान ने आगे बताया है कि इन 6 आतंकियों को पकड़ने के साथ जमा पार्क से अब तक कुल 14 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बताते हैं, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ आज बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जापान में भारतीय प्रवासियों से की बात बता दें, यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। बैठक की बड़ी संभावना, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जापान में द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। मामले से परिचित लोगों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत और यूक्रेन के वरिष्ठ राजनयिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच जापान में द्विपक्षीय बैठक की संभावना तलाश रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर जापान के हिरोशिमा जा रहे हैं। अगर मोदी और जेलेंस्की हिरोशिमा में मिलते हैं तो ये पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होगी। अब ऐसे में बड़ा ही ऐतिहासिक पल होने वाला है अगर व्लादिमीर जेलेंस्की पीएम मोदी जी से मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो सकता है कि अगर जेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपने सहायता के डिमांड करते हैं तो क्या कहना चाहिए मोदी जी को। आप लोग सहायता करते हुए सजेशन दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर आपको बताते हैं, जहां रक्षा उत्पादन के मोर्चे पर बहुत बड़ी सफलता, पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार, आत्मनिर्भरता की दिशा में ऊंची छलांग। बता दें, देश का रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का अस्थायी आंकड़ा 1,68,100 करोड़ रुपए हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि रक्षा उत्पादन बढ़ाने के सतत प्रयासों के वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का कुल मूल्य पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से अधिक रहा। मंत्रालय ने कहा कि बीते वित्त वर्ष में रक्षा उत्पादन का मूल्य फिलहाल 1,06,800 करोड़ रुपए आंका गया है। निजी क्षेत्र की कुछ रक्षा इकाइयों से आंकड़ा मिलने के बाद इस मूल्य में अभी बढ़ोतरी होगी। इस तरह रक्षा उत्पादन में 12% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 छोड़ के 21-22 में रक्षा उत्पादन 95,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा था। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में भारत निरंतर एक मुकाम छूने की कोशिश में लगा हुआ और जल्द ही भारत सुपर पावर बन जाएगा। अगर आपको भी भरोसा है तो मेरा भारत महान कमेंट में जरूर कहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है कृपया करके वीडियो को देखते देखते लाइक कर दीजिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां चीन से दोस्ती घोंट देगी पाकिस्तान की इकोनॉमी का गला, IMF का अल्टीमेटम। बड़ी मुश्किल में पड़ोसी, जी हां, पाकिस्तान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। आलम यह है कि इस दिनों पड़ोसी देश में आम जनता के बीच घोर अविश्वास है। आटा चावल का दाम आसमान छू रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे भीख का कटोरा लेकर पीछे पीछे घूम रहा है, मगर अपनी शर्तों पर काबिज IMF उसे कर्ज देने में कोताही बरत रहा है। IMF की तरफ से कर्ज न मिलने पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार IMF के खिलाफ राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। आखिर पाकिस्तान की ऐसी स्थिति क्यों हुई है, आपको बता दें, पाकिस्तान लगातार IMF पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि IMF उन मांगों को पाकिस्तान पर थोप रहा है जो बातचीत का हिस्सा ही नहीं थी। ये मांगे अमेरिका की तरफ से विभिन्न स्तरों पर बैठकों में की जा रही थी। सूत्रों के अनुसार चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते आर्थिक संबंध भी समझौते की कमी का कारण है। IMF और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच समझौते की कमी का एक अन्य पहलू दोनों के बीच विश्वास की कमी है। जी हाँ, अब ऐसे में IMF से किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को लोन मिलता नहीं दिखाई देने वाला और जितने कर्जे चढ़े हुए हैं पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर, ये मान लीजिए कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना तो तय है और शहबाज सरकार ये जानती है दोस्तों कि वो डिफॉल्ट जल्द ही हो जाएगी। और ऐसे में इन बातों को छुपाने के लिए और जनता इस गरीबी पर सवाल खड़े ना कर सके शहबाज सरकार पर, इसके लिए उसने इमरान खान वाले मुद्दे को अभी गर्माहट दे रखी है, जिससे जनता का पूरा मूड और पूरा दिमाग सेना और इमरान वाले मुद्दे पर चढ़ा हुआ है। बहरहाल कब तक शहबाज शरीफ सरकार जनता को बेवकूफ बनाने का काम करेगी, कभी ना कभी तो इस मुद्दे पर आना ही पड़ेगा। बहरहाल आपकी जो भी इस पर राय हो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा।
साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी का स्वागत करने को हम बेताब। अमेरिकी दौरे से पहले फिर एक बार अमेरिकी अधिकारियों ने दे दिया बड़ा बयान। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर जाएंगे। उनका ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इसी बीच अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक है। अमेरिका की विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कह दिया है कि ये दोनों देश गहरे संबंधों को दर्शाने का बहुत अच्छा मौका है। अधिकारी का कहना है कि पीएम मोदी के जून गहरो वॉशिंगटन में स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक है। पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करेगी और दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों और लोगों के बीच गहरे रिश्तों को दर्शाएगी। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां सबसे ताकतवर दुश्मनों का सीना छलनी करेंगी लंबी दूरी की मारक तोपें। भारत और अमेरिका मिलकर बनाने जा रहे कई खतरनाक हथियार। बड़ी खबर बता दें, अमेरिकी यात्रा से पहले ही दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में बड़ी इबारत लिखने जा रहे हैं। इसके तहत भारत और अमेरिका मिलकर कई खतरनाक युद्धक हथियार बनाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे को भी अपनी प्रौद्योगिकी भी साझा करेंगे। पीएम मोदी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा के मद्देनजर दोनों देशों के अधिकारियों ने महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर पहल यानी ICET के तहत जेट इंजन के साथ साथ लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली तोपों व इन्फेंट्री वाहनों का साथ में मिलकर उत्पादन करने पर चर्चा किया है। यानी ये जानकर चीन जैसे दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं। भारत और अमेरिका द्वारा निर्मित ये लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली तोपें दूर से ही ताकतवर से ताकतवर दुश्मनों का सीना मिनटों में छलनी कर देंगी, तो वहीं जेट इंजन की रफ्तार दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगी जो उसे संभलने तक का मौका नहीं देगी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां यूक्रेन का हमदर्द बनने के लिए रशिया से हीरो का आयात पर बैन लगाएगा ब्रिटेन। G7 देश भी लगाएंगे पाबंदियां। बता दें, यूक्रेन से युद्ध लड़ रही रूसी सेना को पीछे धकेलने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ रशिया पर प्रतिबंधों की झड़ी भी लगाते जा रहे हैं। अब ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो रशिया से हीरो के आयात पर बैन लगाएगी। यूक्रेन के समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगुवाई में ब्रिटिश सरकार ने रशिया के हीरे सहित कई सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। जी हां, इस फैसले के मुताबिक ब्रिटेन ने रशिया के हीरे, तांबे, एल्यूमिनियम समेत कई धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। जी हां, इतना ही नहीं, ब्रिटेन के निशाने पर ऊर्जा, धातु और शिपिंग उद्योगों से जुड़े लोगों के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े 86 लोग और कंपनियां भी। जी हां, अगली खबर आपको बता दें, जहां चक्रवात के चक्र में फंसा म्यांमार तो भारत ने दिखाई करुणा। तुर्की भूकंप में ऑपरेशन दोस्त के बाद पीएम मोदी की एक और दरिया दिली। जी हां, समुद्री चक्रवात के भीषण चक्र में फंसे म्यांमार के लिए भारत ने फिर दरिया दिली दिखाई है। भारत ने चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए नौसेना के 4 जहाजों के जरिए राहत सामग्री भेजी है। इसमें खाद्य व पेय पदार्थ से लेकर जीवन रक्षक औषधियों समेत कई अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि चक्रवात के विनाशकारी प्रभावों से निपटने में पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान का नाम ऑपरेशन करुणा रखा गया है। जी हां, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और दरिया दिली को दर्शाता है। साथ ही भारत की सदियों पुरानी परंपरा समस्तु वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को भी साकार करता है, यानी कि भारत की परंपरा पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखने की रही है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां इस्लामिक देश आपसी दुश्मनी भुला क्यों सऊदी अरब में जुटे। बता दें, मध्य पूर्व की राजनीति में हाल के महीनों में ऐसे बदलाव हुए हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिए हैं। क्षेत्र के इस्लामिक देश अपनी दुश्मनी भुलाकर एक हो रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक दशक से अधिक समय से अरब लीग से बाहर रहे सीरिया का अरब लीग शिखर सम्मेलन में शामिल होना। ये सम्मेलन सऊदी अरबिया की मेजबानी में शुक्रवार को जेद्दा शहर में हो रहा है, जिसमें सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भी हिस्सा ले रहे हैं। असद सीरिया में 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद पहली बार सऊदी अरब पहुंचे हैं। 22 अरब देशों के इस लीग में सऊदी अरबिया, यूएई, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, सूडान, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान आदि देश शामिल हैं और लगभग सभी देशों के राष्ट्र प्रमुख अरब लीग शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जहां सूडान के बाद एक और अफ्रीकी देश सुलगा खूनी झड़प में 85 लोगों की मौत, हजारों लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ गया। जी हां, सूडान के बाद अफ्रीका महाद्वीप के एक और देश में मारामारी मची हुई है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में इन दिनों चरवाहों और किसानों के बीच खूनी झड़प हो रही है। वहां के मंत्री डेनियल ने बताया है कि खूनी झड़प में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। हिंसाग्रस्त इलाके से 85 लोगों के शव बरामद हुए हैं, साथ ही काफी लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर की
बात करें जहां 2000 रुपए के नोट को लेकर सबसे बड़ी खबर। जी हां, फिर से नोटबंदी 2000 का नोट वापस लेगा आरबीआई। 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकेंगे। जी हां, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा कि क्या 30 सितंबर के बाद हम जमा नहीं करा सकते, या 30 सितंबर के बाद क्या 2000 के नोट नहीं चलेंगे? तो दोस्तों, हम आपको यहाँ सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। पहले आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वो अब 2000 रुपए के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दें। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 में किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोट को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदले जा सकते हैं। नोट बदलने की सीमा 20,000 रुपए है, यानी एक बार में एक दिन में आप 20,000 रुपए के नोट बदल सकते हैं। अगर आम भाषा में आपको समझाएं तो 2000 के 10 नोटों को आप एक दिन में बदल सकते हैं बैंक में जाकर। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने साल 2016 में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपए के नोट नहीं निकल रहे हैं। इस संबंध में सरकार ने संसद में जानकारी भी दी थी। लंबे समय से 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी गई थी दोस्तों, इसकी नई छपाई नहीं हो रही थी। आखिर ये फैसला जो लेना था, ऐसे में आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि 2000 के नोट आखिर वापस लिए क्यों जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट की शुरुआत अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करने का उद्देश्य किया गया था। तब नोटबंदी की वजह से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए थे। इस मकसद के पूरा होने और अपर्याप्त मात्रा में अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों की उपलब्धता के साथ 2018-19 में 2000 रुपए के बैंक नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। अधिकांश 2000 मूल्य वर्ग के नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि इस मूल्य वर्ग का आमतौर पर लेन देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा मुद्रा जरूरत को पूरा करने के लिए अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखकर क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। आशा करते हैं कि आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिला होगा दोस्तों। ऐसे में दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये होगा कि क्या 30 सितंबर के बाद हम नोट को वापस नहीं कर सकते, या 2000 के नोट उस दिन यानी 30 सितंबर के बाद नहीं चलेंगे? तो आपको बता दें दोस्तों कि आरबीआई ने क्लियर कह दिया है कि 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट को अपने बैंक में वापस कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर बीत जाने के बाद भी 2000 के नोट चालू रहेंगे और उससे तब भी आप लेन देन कर सकते हैं। और तीसरी चीज, उसके बाद भी आप बैंक में जमा कर सकते हैं। लेकिन 30 सितंबर का डेट इसलिए दिया गया है कि आरबीआई के पास ज्यादा से ज्यादा नोट 2000 के पहुंच सके। ऐसे में बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब हमें जरूर कर लीजिएगा। ऐसे में बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि 500 की पत्ती ही रहेगी सबसे बड़ी अब करेंसी, या 1000 रुपए का नया नोट छपने वाला है? तो आपको बता दें, इसको लेकर आरबीआई ने अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। लेकिन जब तक 2000 के नोट बंद है तब तक 500 ही सबसे बड़ी करेंसी होने वाली है दोस्तों। ऐसे में अगर आपसे हम ये सवाल पूछे कि क्या 1000 के नोट छपने चाहिए, तो आप क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फैसले के बाद विपक्ष भारत की सरकार पर हमलावर होता नजर आया है। ममता बनर्जी ने कहा तो ये धमाका नहीं था, लेकिन 1 अरब भारतीयों के लिए $1 बिलियन का धोखा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जागो, नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। जिसने ये कष्ट दिया उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ चिदम्बरम ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, हैरानी नहीं होगी कि 1000 रुपए का नोट फिर से जारी हो जाए। जी हाँ, साथ ही साथ सिद्धारमैया का कहना है कि अगर नोट बंद करना ही था तो शुरू ही क्यों किया। बहरहाल विपक्ष के इन सवालों का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।